हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको का री एग्ज़ाम जिनका जिनका भी होना है, सभी लोगों को पता चल चुका है कि किनका री एग्ज़ाम होना है। हालांकि डेट के बारे में अभी कोई नोटिस नहीं आई है, तो उसके बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे। हम इसमें बात करने वाले हैं कि एएलपी साइको का जिनका भी री एग्ज़ाम है, उनको अपनी तैयारी में किन किन बातों का ध्यान देना है। क्योंकि री एग्ज़ाम जो है, देखिए, मेन एग्ज़ाम की तरह उतना आसान होता नहीं है। कुछ मामलों में तो ये चलिए इंटरफेस के मामले में कि आपको सारी जानकारी हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं जो है रेलवे इसमें कुछ चेंजेज कर के उसको कठिन बनाने की कोशिश करता है। तो वो क्या-क्या संभावनाएँ होंगी उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने 6 जो है क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉइंट वाइज़ करके, क्योंकि मैंने सोचा कि इन 6 पॉइंट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो उसमें ज़्यादा वीडियोज़ बनेंगे। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इन सभी पॉइंट को कवर कर लेते हैं। सभी पॉइंट्स को थोड़ा शॉर्ट में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि बैटरी टेस्ट के क्या बदलने की कितनी संभावना है। दूसरा पॉइंट है कि लड़के पूछ रहे हैं कि विजन सर्टिफिकेट को क्या दोबारा बनवाना पड़ेगा। और तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम भी है साथ में, और कुछ लड़कों का साइको का भी एग्ज़ाम है, क्योंकि री एग्ज़ाम जिनका भी होगा, हो सकता है उनका भी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट वाला है वो भी एग्ज़ाम हो सामने। चौथा पॉइंट है कि जिनका पेपर अच्छा हुआ है, क्या वो पेपर छोड़ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे थोड़ा। फिर उसके बाद से कि तैयारी के लिए क्या करें, ये हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि पाँचों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और 6 नंबर का पॉइंट है कि टी स्कोर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि बैटरी टेस्ट के बदलने की कितनी संभावना है। प्रीवियस रिकॉर्ड जो कहता है 2018 के जो पेपर हुए थे, उसमें जिनका पेपर रीशेड्यूल हुआ था, उनमें जो है बैटरी टेस्ट जो है रेलवे ने बदला था, लेकिन पेपर का लेवल उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। लगभग वो भी वही लेवल था। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि डिफ़िकल्ट लेवल आ गया हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दिया गया था। तो 2018 की तरह ही अगर आप अनुमान लगाते हैं तो इस बार भी टेस्ट बदलने की ज़्यादा संभावना है। अब इसमें जो मेरा मानना है, लग रहा है कि चौथा बैटरी टेस्ट और पाँचवा बैटरी टेस्ट जो है वो लोग नहीं बदलेंगे। ज़्यादातर संभावना है मेरा वो पहला, दूसरा और तीसरा मेमोरी टेस्ट, क्लॉक टेस्ट और हिडन क्यूब वाला जो टेस्ट है, इसमें ज़्यादातर संभावना है कि ये लोग अपना टेस्ट बदल सकते हैं। हो सकता है कोई एक बैटरी टेस्ट बदल दें, दोनों बैटरी टेस्ट बदल दें, पांचों भी बैटरी टेस्ट वो चाहे तो बदल सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक कम चांस लग रहा है चौथा और पाँचवा बैटरी टेस्ट बदलने के लिए, तो आप लोग जो भी बैटरी टेस्ट में जितने टाइप के टेस्ट होते हैं उस पर प्रैक्टिस आपको करनी है, जिनका भी री एग्ज़ाम है। बाकी इंटरफेस के बारे में आपको पता चल ही गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सर्वर रुकने के कारण भी, शोरगुल होने के कारण भी, किसी भी कारण से सिस्टम बंद होने के कारण भी उन्होंने पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। मैं ऐसे स्टूडेंट की बहुत ही तारीफ़ कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग तो बेहतर परफॉर्म करेंगे, चाहे भले ही उनका री एग्ज़ाम में नाम आ गया है। तो वो लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, आप लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे दोबारा पेपर जब भी होगा। दूसरा पॉइंट है कि विजन सर्टिफिकेट को क्या दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो नोटिस में ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी अभी नहीं कहा है कि विजन सर्टिफिकेट दोबारा आपको बनवाना पड़ेगा। अब देखिए, एग्ज़ाम डेट अगर आता है तो उसमें क्या वो लोग लिखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब विजन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो मैंने कहा था कि आप लोग इसका एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर अपने पास रखिएगा। सभी स्टूडेंट से कहा था, जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे रहे होंगे, पहले से जुड़े होंगे, वो एक एक फ़ोटोकॉपी तो ज़रूर रखे होंगे अपने पास। मैंने कहा था कि फ्यूचर में कभी आपको खुद ही देखने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास एक ज़ेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। तो अगर दोबारा नहीं कहता बनवाने के लिए, तब भी मैं कहूँगा कि आपसे कि जो फ़ोटोकॉपी आपने कराया है, एक और ज़ेरॉक्स करा के आप एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर के जाइएगा। बिल्कुल भी ऐसा नोटिस नहीं है मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, लेकिन ये अच्छा तरीका होता है, अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आप हर एक संभावनाओं के लिए आप पहले से तैयार रहिए। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ मांग लिया जाता है तो आपके पास कम से कम जो भी तैयारी होनी चाहिए वो आप तैयारी करके गए हैं, तो आपको घबराने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है कुछ लड़कों का, और साइको का भी एग्ज़ाम में, री एग्ज़ाम में उनका नाम आ गया है। अब वो क्या करें। देखिए, साइको का प्रिपरेशन क्या है कि पहले से आपकी तैयारी इसमें था ही। तो इससे रिलेटेड जिनका भी कोई डाउट हो, कोई बैटरी टेस्ट में और भी कोई ट्रिक अपनाना है, या फिर उनका स्पीड नहीं बन पाया था, तो ठीक है, वो लोग उस बैटरी टेस्ट से रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियो द स्टूडेंट चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपको इच्छा लगे, जहाँ भी आपको पसंद आता हो जो चैनल, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, जिससे आप बेहतर तरीका सीख करके उस टेस्ट में आप अपना स्पीड बना लीजिए। अब बात करते हैं कि जिनका पेपर जो है अच्छा पहले भी हो गया था और उनकी तैयारी भी बेहतर थी, तो उनके सामने और एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग एनटीपीसी का पढ़ते रहिए।
और दिन में एक टेस्ट भी अगर आप देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। एक टेस्ट देते हैं या फिर अभी हो सकता है कि आप टेस्ट को रोक भी दें तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जिनका भी री एग्ज़ाम में डेट में नाम आ गया है, मैं कहूँगा कि दिन में एक फुल टेस्ट दे दीजिए, 1-2 जो है सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए जिस टेस्ट में आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड कम है। बाकी की देखिए, मान लीजिए हिडन क्यूब का टेस्ट है, उसमें आपकी स्पीड एकदम परफेक्ट है, तो आप जो टोटल एक फुल टेस्ट देते हैं उसमें आपका काम प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हिडन क्यूब वाला आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसके अलावा जो इस पाँचों बैटरी टेस्ट के अलावा जिसमें आपकी स्पीड नहीं है, जो एग्ज़ाम में आया था उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप एनटीपीसी की तैयारी भी साथ में करते रहिए। जब साइको का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब क्या करिएगा, आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को रोक करके आप साइको का लगातार आप टेस्ट देते रहिएगा। 4th नंबर का पॉइंट है कि जिनका पेपर अच्छा हुआ है क्या वो पेपर छोड़ सकते हैं। देखिए, पिछली बार की बात आप भूल जाइए कि क्या हुआ था क्या नहीं। इस बार आपको मान के चलना है कि जिन लड़कों का पेपर अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, री एग्ज़ाम में अगर उनका नाम आ गया है तो उनको पेपर देने जाना है। ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है कि जो लोग री एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं अगर उनका पेपर अच्छा हुआ है तो री एग्ज़ाम में ना बैठें, पहला जो पेपर उनका हुआ है उसी को कंसिडर कर लिया जाएगा। ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। ये नहीं कि आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि ऐसा नोटिस कोई आ जाए तो फिर उसके बाद से मैं तैयारी करूँ। तो जब तक ऐसा नोटिस नहीं आया है कि अगर आप पेपर छोड़ सकते हैं तो पहला पेपर कंसिडर किया जाएगा। आपको तैयारी करना ही करना है, आपका नाम अगर एग्ज़ाम में है तो। मेरा जो मानना है कि रेलवे को ये कर देना चाहिए कि जिनको दोबारा एग्ज़ाम देने की इच्छा है, अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं तो पहला एग्ज़ाम उनका कंसिडर किया जाएगा। इस मामले में होगा क्या, देखिए इसमें फ़ायदा रेलवे का क्या है कि देखिए फिर से जो है कि उतने लड़कों का लगभग 5 से 10 हज़ार के आसपास में लड़कों का फिर से दोबारा री एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अब ऐसे में फिर से ये संभावना होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जिनका सर्वर इशू आ सकता है, माउस गड़बड़ हो सकता है, शोरगुल हो सकता है, तो और ज़्यादा प्रभावित हो। तो रेलवे चाहेगा कि जितना कम से कम लोग री एग्ज़ाम में बैठें उतना अच्छे से मैं इनका एग्ज़ाम करा सकता हूँ। तो अगर ये ऐसा नोटिस देता है तो रेलवे का ही खुद फ़ायदा होगा और स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो लोग अच्छा पेपर करके गए हैं उनको दोबारा एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में रेलवे को भी बहुत फ़ायदा होगा कि वो लोग अच्छे से कम लड़कों का अच्छे सेंटरों पर एग्ज़ाम दे करके उनका जो है कि पेपर अच्छे से करा लेगी। अब बात करते हैं, 5वां पॉइंट है जो कि तैयारी के लिए क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने इस पॉइंट को जो है तीसरे पॉइंट में भी कवर कर दिया है, कुछ पॉइंट मैंने बता दिया है। जिनका भी री एग्ज़ाम में नाम आया है, जो लोग ऐसे थे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका तैयारी भी बहुत बेहतर है, तो वो लोग तो सिंपल वही काम करना है जो मैंने बताया कि एक टेस्ट दिन में दीजिए, बाकी सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अगर आपके सामने कोई और पेपर नहीं है तब तो आप एकदम लगातार टेस्ट देते रहिए, सेक्शनल टेस्ट देते रहिए, लेकिन उतना फ्रिक्वेंटली नहीं देना है कि जिससे आपका विजन प्रभावित हो। आप 1 से 2 टेस्ट दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट मल्टीपल टेस्ट का, बैटरी टेस्ट का आप दे सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। लेकिन जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उनको केवल यही काम करना है कि दिन में एक फुल टेस्ट दे दीजिए और 1-2 जो है बैटरी टेस्ट का सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। बस इतना काम करेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाता है इतना काम मिनिमम आपको करना है। हो सकता है किसी दिन अगर आप नहीं भी टेस्ट देंगे तो भी इससे ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। उसके बाद से जिनका भी री एग्ज़ाम है वो लोग इस बार तो बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर लैब में जब भी आप जाएं अपना माउस को अच्छे से चेक कर लें। बहुत सारे लड़कों ने मुझे मैसेज किया जिनको मैंने बताया हुआ था एक दिन पहले ही कि उन लोगों ने अपना जा करके वहाँ पे माउस को अच्छे से चेक किया, जिनका कोई गड़बड़ी था, मल्टीपल क्लिक करने पे भी अच्छे से क्लिक नहीं हो रहा था, सरफेस अच्छा नहीं था, तो उन्होंने एग्ज़ाम से पहले ही जो है अपना माउस चेंज करवा लिया, सिस्टम चेंज करवा लिया, तो उनको फ़ायदा हुआ, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया है चेंज करवा करके। तो इस बार इन सब बातों का आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि रेलवे दोबारा इन सब कारणों से आपका दोबारा री एग्ज़ाम नहीं लेगी, क्योंकि माउस जो जिनका भी फंसा है, स्लो है या फिर काम नहीं किया है, इस कारण से किसी का भी री एग्ज़ाम वो नहीं ले रही है। ऐसे लोगों का री एग्ज़ाम में नाम नहीं है, तो ये सब काम आप जाकर के वहाँ पहले ही कर लीजिएगा। अब आते हैं 6 नंबर का जो पॉइंट है कि टी स्कोर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा री एग्ज़ाम को लेकर के। अब देखिए जो है ये पूरा जो पॉइंट है इस पे जितना भी बातें की जाएगी सब वो डाटा के आधार पे होती है। एक अनुमान ही कोई लगा सकता है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये गारंटी है। टी स्कोर का इसका प्रभाव क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका भी री एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें क्या है कि एक तो वो लड़के हैं जो बिल्कुल भी प्रभावित हुए हैं, जिनका पेपर बिल्कुल भी मेमोरी टेस्ट जो है अच्छा नहीं गया है, ख़राब चला गया है, मेमोरी बिल्कुल भी भूल गई है और उसके कारण से अन्य बैटरी टेस्ट भी उनके प्रभावित हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उनका देखा जाए तो स्कोर लो की तरफ जा रहा है और ऐसे लोगों का री एग्ज़ाम हो रहा है। जब आपके
पूरे जितने भी लड़के हैं उनमें लो स्कोरिंग वाला लड़का जब बाहर हटेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाई स्कोरिंग वाले लड़के इस सेक्शन में बने रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा नंबर पे आपका टी स्कोर 42 के आसपास में पहुंचेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मेमोरी टेस्ट में 24 क्वेश्चन हैं और पहले जो है 12 या 11 क्वेश्चन पे टी स्कोर 42 पहुँच जाता, जब ये कम स्कोर वाले लड़के इसमें थे, तो अब जो है ये जब बाहर निकलेंगे तो ये 11 से न होकर के ये 12 की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरा पॉइंट, पहला तो ये एकदम क्लियर पॉइंट ये हो गया कि प्रभावित लड़के केवल अगर बाहर होते हैं तो ये स्कोर जो है ऊपर की तरफ टी स्कोर जाएगा। लेकिन क्या है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका पेपर अच्छा भी हुआ है और वो लोग भी जो है बाहर हुए हैं और वो लोग भी री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये बैलेंस एक तरह से कर रहा है कि कम स्कोर वाले लड़के भी बाहर हुए हैं और अच्छे स्कोर वाले लड़के जो 225 अटेम्प्ट किए हैं, 220 अटेम्प्ट किए हैं 226 में से, तो और ये कह भी रहे हैं कि मेरा 95% 96% के आसपास में एक्यूरेसी के साथ मैंने किया हुआ है। केवल पहला बैटरी टेस्ट था जिसको मैंने अच्छे से याद नहीं कर पाया, या फिर याद किया तो बीच में 2-3 मिनट के लिए बंद होने के कारण एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजन में मैंने टिक किया हुआ, बाकी मेरा सारा पेपर सही हो गया, मुझे याद रह गया था। तो ऐसे लड़के हैं उनको अच्छा ही स्टूडेंट माना जाएगा। तो ऐसे लोग भी अगर बाहर होते हैं, अच्छे स्कोरर वाले बाहर होते हैं, तो फिर जो है ये क्या हो गया, 11 की तरफ शिफ्ट होगा स्कोर आपका। ऐसे में ये कह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि टी स्कोर आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा कि नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन ज़्यादातर जो लड़के हैं जो प्रभावित हुए हैं वही बाहर हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। अब क्या होगा कि टी स्कोर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब 11 नंबर पे पाने वाला जो लड़का पास हो रहा था अब वो 12 की तरफ जाएगा ही जाएगा। अब बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि टी स्कोर किस तरह से बनता है, मतलब शिफ्ट वाइज बनता है, जोन वाइज बनता है। तो मेरा जो मानना है, रेलवे अगर फेयर एग्ज़ाम कराती है फेयर तरीके से, तो सबसे पहला जो तरीका है कि टी स्कोर आपका शिफ्ट वाइज बनना चाहिए, ये सबसे पहली कंडीशन है। नेक्स्ट है कि जिनका भी री एग्ज़ाम हो रहा है उनका अलग से टी स्कोर बने, ये भी एक फेयर कंडीशन है, क्योंकि इन लोगों को इंटरफेस के बारे में पता चल गया है, वो जान भी गए हैं कि किस तरह से किस बैटरी टेस्ट में परफॉर्म करना है, कैसे उनका स्कोर अच्छा हो पाएगा, कहाँ हमें स्पीड बढ़ानी है, कहाँ स्पीड कम करनी है, सब के बारे में इनको पता चल गया है। और सारा रिव्यू उन्होंने यूट्यूब चैनलों पे और अपना भी ऑब्जर्वेशन इन्होंने एवोल्यूशन कर लिया होगा कि कैसे मुझे हर एक बैटरी टेस्ट में परफॉर्म करना है जिससे मैं अधिक से अधिक स्कोर कर पाऊँ। तो इनका जाहिर सी बात है स्कोर अगर किसी को कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो उनका स्कोर जो है बेहतर जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इनका टी स्कोर अलग से बनना चाहिए। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज, तो पहली कंडीशन हो गई और री एग्ज़ाम वालों की अलग कंडीशन हो गई। अब आते हैं जोन वाइज। जोन वाइज अगर रेलवे नहीं बनाता है, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कि अगर किसी जोन में मान लीजिए 100 सीट है और एक शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में अगर जितने लड़कों, क्योंकि देखिए शिफ्ट वाइज पेपर हुआ है, जोन वाइज पेपर तो नहीं हुआ है, हर एक जोन के लड़के शिफ्ट 1 में भी थे, शिफ्ट 2 में भी थे। तो अब मान लीजिए किसी जोन में 100 ही सीट है और ज़्यादातर अगर शिफ्ट वाइज, केवल जोन वाइज को कंसीडर करके हटा दिया गया, जोन वाइज को नहीं कंसीडर किया गया, तो पहले शिफ्ट के जो लड़के होंगे अगर उनका बनता है टी स्कोर, हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में जो है 42 टी स्कोर लाने के लिए किसी बैटरी टेस्ट में जितना स्कोर चाहिए वो पर्टिकुलर इस जोन में जहाँ पे 100 सीट है, जैसे मान लीजिए गोरखपुर की बात करूँ, अगर मान लीजिए 100 सीट है तो गोरखपुर जोन में उतने लड़के मिल ही ना पाएँ जो 42 टी स्कोर लाने वाले स्कोर से ऊपर हों। तो ऐसे में कि यहाँ के सारे लड़के तो फेल हो जाएंगे, या फिर हो सकता है 70 लड़के ही साइको में पास हों, 30 लड़के और पास ही ना हो पाएँ, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए रेलवे को, मतलब फेयर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा हालांकि वो करती है कि नहीं करती है वो उनके ऊपर है, कि जोन वाइज में हर जोन वाइज जितने लड़के हैं पहले शिफ्ट में जिन्होंने पेपर दिया है उनका अलग से टी स्कोर बनाए, दूसरे शिफ्ट में जिन्होंने पेपर दिया है सेकेंड शिफ्ट में उनका अलग से टी स्कोर बनाए, और ऐसे करके इनको पास करें। जोन वाइज मैं कह रहा हूँ, पहले जोन वाइज लड़कों को छांट ले, उसमें उस जोन में पहले शिफ्ट में जिनका पेपर हुआ उनका अलग से टी स्कोर रहे और मतलब उनका उसमें तुलना हो, बाकी सेकंड शिफ्ट वाले लोगों का सेकंड शिफ्ट में तुलना हो उस जोन वाले लड़के, तभी जो है उस जोन के लड़के जो है पास हो पाएंगे और उतनी कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। लेकिन अगर शिफ्ट वाइज भी कर करके पहले शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के अनुसार भी अगर वो रिजल्ट देता है तो जितने भी लड़के चाहिए उतने लड़के उस जोन में पास हो जाएंगे, एवरेज के ऊपर चले जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं कर डालेगा। लेकिन फेयर कंडीशन जो थी मैंने बता दिया कि अगर इस तरह से करती है तो और भी बेहतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के उस जोन के जो है पास हो जाएंगे उसमें। बाकी ये जो पॉइंट अभी मैंने बताया है, इस पॉइंट पे अगर अपना भी ओपिनियन आप रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, बिल्कुल भी आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो इस वीडियो में मैंने लगभग 6 पॉइंट थे, सभी के लिए अलग अलग वीडियो बनाने से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता, तो इसीलिए मैंने 6 पॉइंट को इस वीडियो में बता दिया। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हुआ, लेकिन 6 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक वीडियो देखिए और सारे पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। जो लोग द स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल पर बने रहिए, चैनल
को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के आप जुड़ जाइए। द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।